हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। लीजिए दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नया रोजगार संदेश लेकर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं और आज मैं आपको इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, टीचर की रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी टीचर्स की ये रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर राजस्थान के द्वारा। ठीक है, बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट्स है, 27,000 रिक्वायरमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, 27,000 रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं और अपने इसी वीडियो में मैं पूरा भर्ती प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन है थोड़ा बड़ा है, तो हर एक पोस्ट की अलग अलग डिटेल मुझको बतानी पड़ेगी जिले वाइज। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर का मैंने ये वेबसाइट ओपन किया हुआ है। हम इस पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों दो लेवल की, लेवल 1 और लेवल 2 दो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो दोस्तों मैं अभी आज आपको लेवल 2 भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ, यानी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे डाउनलोड है नोटिफिकेशन, यहाँ पे डाउनलोड है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से यहाँ पे नोटिफिकेशन पे चलते हैं। दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा के अंतर्गत लेवल 2 की वैकेंसी है। ये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए सीधी भर्ती है 2022 की। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको बता दो आवेदन केवल ऑनलाइन रूप में ही लिए जाएंगे, ऑफलाइन रूप में आवेदन नहीं लिए जाएंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए। ठीक है, सेकंड लेवल की वैकेंसी है, ये भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब चलिए दोस्तों बिना देरी करे जल्दी से आ जाते हैं वैकेंसीज पर कि किस पद के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा चार्ट लंबा है तो थोड़ा देखिएगा। जैसे पदनाम इसमें लेवल 2 है अंग्रेजी के लिए दोस्तों, सामान्य शिक्षा के लिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। दोस्तों ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए दो क्षेत्रों में ये वैकेंसियां हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो इसमें अंग्रेजी के लिए सामान्य शिक्षा 6724 वैकेंसी है, MR की 468 वैकेंसी है, VI की 107 वैकेंसी है, HI की 107 वैकेंसी है, कुल मिला के 762 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं चलो हिंदी की बता देता हूँ, है ना। अब इसी क्रम में आगे चलेंगे तो जो अनुसूचित क्षेत्र है उसकी वैकेंसियाँ ये क्रम वाइज अलग हैं और कुल मिलाकर टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। तो दोस्तों आप इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुल मिलाकर टोटल वैकेंसियाँ हैं और यहाँ पे ये पूरी वैकेंसी का प्रारूप दिया हुआ है और यहाँ पे ये 27,000 कुल वैकेंसियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर 27,000 वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने एक आपको इंग्लिश का पढ़ के बता दिया है, बाकी आप उसको खुद देख के खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चार्ट को अगर मैं पढ़ूंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इन्होंने इसमें एक नोट और दे दिया है। दोस्तों अगर मान लो कोई कैंडिडेट एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अपना योग्यता रखता है अपने पास, तो दोस्तों दोनों के लिए अलग अलग, दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में एक बार ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब चलो दोस्तों चलते हैं सामान्य निर्देश पर। तो दोस्तों सामान्य निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। आप सामान्य निर्देश पे यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों सामान्य जो प्राप्तांक है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे ये हैं। सामान्य और अनारक्षित श्रेणी के लिए 60% है। ठीक है, अनुसूचित ST यानी ST के लिए, नॉन STP यानी जो मैंने आपको बताया था STP का मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, और TSP का मतलब अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो जो सामान्य श्रेणी के लिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 60% और इसमें भी 60% है। ST के लिए 55%, 36%, SC OBC MBC और EWS के लिए 55% सभी में, और सामान्य श्रेणी के विधवा एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये है 50%। दिव्यांग के लिए दोस्तों 40% है और शहरीता जनजाति के व्यक्तियों के लिए ये 36% है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों इसमें होने वाले आपके जो आपके रिटन एग्जाम होगा उसके अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब उसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले
मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर ये दिए हुए हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानी जो है, आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। परीक्षा शुल्क कितनी दी जाएगी? तो परीक्षा शुल्क की दोस्तों बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए दोस्तों 450 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीम लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से EWS के लिए 350 रुपये है। और समस्त विशेष योग्य जन व राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ये 250 रुपये है। और कार्मिक विभाग में जो वर्किंग है अभी कैंडिडेट्स उनके लिए दोस्तों, और जो EWS यानी 2.5 लाख से जिनकी कम आय है उनके लिए भी ये 250 रुपये है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान राज्य से विभिन्न आय अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, यानी कुल मिला के नोट्स में इन्होंने ये दिया है कि राजस्थान से अलग अगर कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करता है तो वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आता है वो केवल सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीधा सा इसका सिद्धांत ये है। और दूसरा यह है कि फीस अगर एक बार जमा कर दी तो दोस्तों वो फीस रिफंडेबल नहीं है, फीस वापस नहीं की जाएगी। ठीक है जी, अब दोस्तों यहाँ से आगे चलते हैं और मैं चलिए आपको बताता हूँ कि इसमें इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दी है। कभी जो हमने रिक्वायरमेंट्स निकाली हैं, वैकेंसियाँ निकाली हैं, इन वैकेंसियों की संख्या में कभी भी कोई परिवर्तन किया जा सकता है, कभी भी घटाई बढ़ाई जा सकती है, उसका अलग से कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब विशेष सूचना में इन्होंने दिया है तो वो ये आरक्षण का दिया हुआ है कि आरक्षण को नियमानुसार लाभ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अब नीचे चलते हैं तो जो महिलाओं के लिए अतिरिक्त आरक्षण है वो दोस्तों 30% जो महिला होंगी कैंडिडेट्स उनके लिए 30% आरक्षण है। और उनमें भी दोस्तों 8% जो महिला आरक्षण होगा उसमें से 8% विधवाओं के लिए और 2% विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना जो आपका फॉर्म है उसको अप्लाई करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं राजस्थान के मूल निवासी हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। यहाँ पे गेम का नाम भी दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक गेम खेला हुआ है, एशियन गेम्स खेला हुआ है, दक्षिण एशियन गेम्स खेला हुआ है, कैंडिडेट राष्ट्रमंडल गेम खेला हुआ है, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप खेला है, एशियन चैंपियनशिप खेला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स खेला हुआ है या एशियन स्कूल गेम्स खेला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उनको भी अलग से इसमें वरीयता दी जाएगी, तो उसका भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो अपना इसमें उसका जिक्र जरूर करें, उसके बारे में आप जरूर बता दें यहाँ पे। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों वेतनमान की। तो वेतनमान इसमें दोस्तों 23,700 रुपये यानी पे लेवल 10 के अंतर्गत ही आएगा। 23,700 रुपये इसमें वेतनमान दिया जाएगा। और इसमें कोई भत्ते यानी मकान किराया, महंगाई भत्ता, शहरी भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता, कोई भत्ता इसमें दे नहीं होगा। ठीक है जी, ये भी इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में मैं आपको बता दूं, इसमें स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए कैंडिडेट ने, या कम से कम 50% के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ बीएड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से बहुत सारी कंडीशन है, आपने जो किया हुआ है एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अब चलते हैं, अब संबंधित विषय हेतु देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट में बनना चाहता है उसके लिए क्या क्या उसने किया हुआ होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक अभी इसको बता देता हूं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक वित्तीय संबंध, प्रबंधन और बैंक में व्यावसायिक अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। यानी जितने सब्जेक्ट के नाम दिए हैं कम से कम ग्रेजुएशन में एक जो सब्जेक्ट है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, आप एक बार इनको खुद पढ़ के देख लीजिएगा। दोस्तों
अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चल के आपको बताते हैं राष्ट्रीयता में दोस्तों जो भारत का नागरिक है वो इसको अप्लाई कर सकता है, जो भारत का जो नेपाल का प्रजाजन हो वो कर सकता है, भूटान का प्रजाजन कर सकता हो, या जो तिब्बती शरणार्थी हो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यानी आयु की बात कर लेते हैं। एज ग्रुप इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, तो दिनांक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए, यानी 1 जनवरी 2024 को एज काउंट होगी और लेके 18 वर्ष से 40 वर्ष से अधिक उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एज की यहाँ पे बात हो गई है। अब थोड़ा सा आवेदन की जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे उसका थोड़ा दिनांक देख लेते हैं। तो दोस्तों 21 दिसंबर 2022 से लेकर 19 जनवरी 2023 को रात को 11:59 तक ये जो आपका पेमेंट है वो जमा किया जा सकता है। वो क्या नाम है, CSC के माध्यम से, मित्र कियोस्क के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, ATM कम डेबिट कार्ड के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं उसकी डेट भी दोस्तों यही है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद में जो ये लिंक है ये डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा आयोजन की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों परीक्षा का जो आयोजन होने वाला है वो दिनांक 25 फरवरी 2023 से लेकर 28 फरवरी 2023 के मध्य ये परीक्षा का जो आपका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उससे पूर्व भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस परीक्षा केंद्र पर आपको आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, वो आपको ईमेल या SMS के माध्यम से बता दिया जाएगा। आपको जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है वो आपको संबंधित वेबसाइट से करना है। ठीक है, जो आपका आवेदन क्रमांक होगा उसमें CSC सेंटर पर जाके उसको एक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मान लो सपोज करो कि आप किसी कैंडिडेट ने कोई ऑनलाइन अप्लाई किया है और उसका कुछ जो डिटेल्स है वो गलत भर गई है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबमिट करने के बाद भी आप उसमें क्या कहते हैं करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से 300 रुपये का शुल्क दिया होगा और 300 रुपये जमा करके आप ऑनलाइन जमा करके आप ऑनलाइन संशोधन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पद व जन्म तिथि के अलावा जो और जानकारी होंगी उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो जो इसमें जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, वरीयता सूची तैयार की जाएगी और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बुलावा भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 300 अंकों का ये पेपर होने वाला है जिसमें 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1/3 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें इन्होंने रखी गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस दोस्तों बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो मैं अभी एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बता देता हूँ, भूगोल का, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे भूगोल का सिलेबस है, राजस्थान का भौगोलिक अनुरूप स्वरूप कुछ जानकारी होनी चाहिए, मानसून तंत्र व ज्वालामुखी, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ। ठीक है, राजस्थान की वन संपदा, वन जीव, मृदाएँ, तो ये दोस्तों सिलेबस है इसका भूगोल का। इसी तरीके से इतिहास का सिलेबस भी है और इसी तरह से राजस्थानी भाषा का सिलेबस होना चाहिए, सामान्य ज्ञान का। ठीक है, इसी तरह से सभी सारी इसमें इन्होंने सिलेबस दिए हैं, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद में ही आप इसमें अप्लाई करिएगा। इसमें अगर आप इसको सिलेबस देख लेंगे तो आपको ये संस्कृत का सिलेबस है, तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी और आप ठीक से इसमें तैयारी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस हो गया।